एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने चैनल पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़ाए हैं। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पढ़ाया है, जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की। बट एक टॉपिक जो रह गया था, और मैं थैंक्स टू पलक जिन्होंने ये टॉपिक रिक्वेस्ट किया, इन्होंने मेरे को कमेंट सेक्शन में डाला कि सर ये वाला टॉपिक कवर होना चाहिए, दैट इज़ ऑन मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में इसको कवर करेंगे, राइट। और मैं अपने सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह को टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा लिंक, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे सारे नोट्स अगर आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चाहिए, फोल्डर बाय फोल्डर आप सारे नोट्स एक्सेस करना चाहते हो, तो आप उसके लिए मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 500 से भी ज़्यादा पीडीएफ वहाँ पे पोस्ट कर दिए हैं, जो काफ़ी अफोर्डेबल है। आप उसको मंथली प्लान के हिसाब से ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं ये टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहली बात समझते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। अब किसी भी कंपनी को अगर चलना है, कंट्रोल करना है, उसको सक्सेसफुल होना है, तो उसका राइट डायरेक्शन में चलना, ये कंट्रोल्ड तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड फॉर दैट हर कंपनी में कुछ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाई जाती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस बनाए जाते हैं, कुछ प्रोसेस बनाए जाते हैं जो उस कंपनी को हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जा सकें। और इन्हीं चीज़ों को हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी में कहते हैं रूल ब्रेक होता है, तो इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोई गलत प्रैक्टिस होती है, इट्स अ वायलेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऐसा कुछ भी होगा तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ही नुकसान होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, वो एकदम एथिकल तरीके से बनाया जाए और उसको एथिकल तरीके से फॉलो किया जाए। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनीज स्टेक होल्डर सच एज शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर, फाइनेंसर, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। अब कहीं ना कहीं इसको बनाने का पर्पस क्या है? इसको बनाने का सिंपल पर्पस है कि कंपनी से प्रॉफिट ही ना बनाए, कंपनी सभी लोगों को एक बैलेंस तरीके से लेकर चल सके, सबका इंटरेस्ट बैलेंस होना चाहिए। मैनेजमेंट को भी फायदा हो, कस्टमर्स को भी फायदा हो, सप्लायर्स को, फाइनेंशियर को, गवर्नमेंट को, कम्युनिटी को, शेयर होल्डर्स को, सबको कुछ, सबके इंटरेस्ट फुलफिल होने चाहिए, सबको फायदा मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट ही कमाई जा रही है बट वो कोई बहुत ही अनएथिकल प्रोडक्ट बेच रही है, राइट। उसका कभी उसका फायदा नहीं होगा, राइट, लॉन्ग रन में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंपनी को लॉन्ग रन में चलना है तो उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस काफ़ी अच्छे होने ज़रूरी है। मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर डिजाइन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये 3 वर्ड आपको जरूर याद रखना है कि 3 वर्ड कौन कौन से हो गए। अकाउंटेबिलिटी, कि आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबल हो। सेकंड, फेयर, सबके साथ आपको कहीं ना कहीं इक्वल रखना है, फेयरनेस रखनी है। एंड थर्ड, ट्रांसपेरेंसी, आप जो भी कर रहे हो सबको बताते हो कि आपने क्या किया, ट्रांसपेरेंसी से करते हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बेस क्रिएट करती हैं। और वो मैकेनिज्म जो बनाया जाता है वो इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। और उसको याद रखने का सिंपल तरीका है एएफटी। मैं सिंपल कहता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आउटकम क्या है, एएफटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके प्राइमरी मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, वन बाय वन समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता है? द बोर्ड इज द सेंट्रल टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोवाइडिंग ओवरसाइट एंड स्ट्रैटेजिक गाइडेंस टू द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की को वो ओवरसाइट करते हैं, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस देते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी की मैनेजमेंट को सही सलाह देते हैं, सही तरह से देखते हैं कि सब चीज़ सही तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें इंटरनल मेंबर्स भी होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं, प्लस बाहर से भी मेंबर्स को लाया जाता है ताकि एक फेयर बोर्ड बनाया जा सके, जिसको हम एक्सटर्नल मेंबर्स कहते हैं, और उनको हम नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कहते हैं। तो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से यहाँ सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के डायरेक्टर या मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। और उनका पर्पस क्या है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए नए रूल्स बनाना या उनको सही तरह से फॉलो हो रहा है या नहीं होना उसका ओवरसाइट करना। ड्यूटीज़ क्या होती हैं इनकी? तो मेनली इनकी ड्यूटीज़ होती हैं मॉनिटर करना, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज को सेटअप करना, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही वो देखना, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखती है या नहीं रखती वो देखना, किसी भी तरह का अनएथिकल कोई प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो उसको ओवरसाइट करना, ये सब कुछ इनकी ड्यूटी में आता है। कमिटीज़ की बात करें तो बोर्ड ऑफन डेलीगेट्स टास्क टू स्पेसिफिक कमिटीज़। तो ये बोर्ड क्या करता है, आगे फिर कमिटीज़ बना देता है कि वहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़। तो बोर्ड क्या करता है, बोर्ड आगे जो है कमिटीज़ फॉर्म कर देता है, और ये जो कमिटीज़ होती हैं ये डिफरेंट मेंबर से बनती हैं, और ये कमिटी फिर आगे का काम करती है, ऑडिट करती है, रेन्यूमरेशन देखती है, नॉमिनेशंस देखती है, किसी तरह की हायरिंग हो रही है वो देखती है, मतलब और किसी भी तरह का काम करना है तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो आगे कमिटीज़ उसको देखती है। तो ऊपर लेवल पे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, और फिर आगे चलकर उन्होंने ड्यूटीज़ के हिसाब से कमिटीज़ बना दी। ओके।
मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें मैकेनिज्म में, एंड दैट इज योर इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट्स। अब उसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स। अब होता है क्या, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो कुछ गलती होने की तो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहती ही रहती है, राइट। तो वहाँ पे एरर हो सकता है, किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है, कुछ इशू आ सकता है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी रेगुलर ऑडिट की, जो कि लगातार आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखें कि आपका वो एक्यूरेट है या नहीं है, प्लस कंपनी सही तरह से जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, जो लीगल रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस ये सारा कुछ चेक करना कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट का काम है। ऑडिट कमिटीज़, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया कि कमिटीज़ बनते हैं, उसमें एक कमिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑडिट कमिटी होती है। अब ये जनरली इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही होते हैं, जो कि इंटरनल लोग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, बट जो ऑडिटिंग होती है वो जनरली एक्सटर्नल ही करवाया जाता है, राइट। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी ऑल्सो कि आप एक्सटर्नल ऑडिट्स कराएं, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू आए, तो कम से कम वो ऑडिटर उस चीज़ को हाईलाइट कर सके, भाई ये चीज़ गलत हो रहा है, राइट। एंड दिस इंश्योर्स द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, उन सब की इंटीग्रिटी पर भी सवाल है अगर ऑडिटर सही तरह से काम नहीं करेगा। तो ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑडिट्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, और ये कंपनीज कहीं ना कहीं ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट बनाती हैं, और वो चेक करती हैं कि आप सारा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह का चल रहा है, प्लस ओवरऑल आपके लॉज एंड पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, राइट। मूविंग ऑन, थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म है, दैट इज योर एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। अब इसके बारे में बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन मैकेनिज्म अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट विद दोज ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि शेयर होल्डर भी अपना पैसा कंपनी में इसलिए लगाता है क्योंकि वो उससे अर्न करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ये कंपनी ग्रो करे, और उसका विश्वास है उस कंपनी में, तभी वो कहीं ना कहीं अपने पैसे लगाता है। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं काम इसलिए करती है क्योंकि वो उनका भी कुछ इंटरेस्ट है जो कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, राइट। तो अब शेयर होल्डर को भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, मैनेजमेंट को भी बेनिफिट्स मिलते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों इंटरेस्ट अलाइन हो जाए, राइट। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इनकरेज एग्जीक्यूटिव्स टू वर्क। अब जितने भी लोग इन कंपनीज में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बस ऐसी ग्रोथ दे दी जाए, राइट। इनका परफॉर्मेंस देखा जाए, इनका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स ही इनको मिलने चाहिए। अगर कंपनी काम अच्छा करती है तो उनको अच्छा इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कंपनी काम ही नहीं करेगी, कंपनी सक्सेस ही नहीं करेगी, तो वो शेयर होल्डर का भी सारा पैसा डूब जाएगा, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा कंपनसेशन मैकेनिज्म है उसको डिज़ाइन परफॉर्मेंस के बेस पे किया जाए। परफॉर्मेंस बेस्ड पे होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट को स्टॉक ऑप्शंस मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव लिंक्स हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर 5 साल पे आपको उनको रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, कि हर 3 साल या 5 साल पे आप रिव्यू करोगे कि ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा काम कर रही है, वो राइट डायरेक्शन में कंपनी को लेकर जा रही है या नहीं जा रही है। और इससे फिर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कहते हैं ना कि आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो शेयर होल्डर का भी वेल्थ बढ़ता है, उसका फायदा भी होता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें मैकेनिज्म को ड्रॉ करते समय। जो चौथा मैकेनिज्म है यहाँ पे वो है शेयर होल्डर का राइट और उसका एंगेजमेंट। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर ने अगर शेयर लिया है तो ऑब्वियसली उसके बाद वोटिंग राइट आते हैं, राइट। वो कंपनी का पार्टनर हो जाता है, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट मैटर्स में वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो चाहे इलेक्टिंग डायरेक्टर्स को लेकर हो, चाहे कोई अप्रूव मर्जर को लेकर हो, चाहे वो मेजर डिसीजन जो भी होंगे कंपनीज के, उसमें वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना, उनको बताना और उनका पार्टिसिपेशन लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी के पास 2 4 5 शेयर भी, फिर भी उसको ईमेल जाती है कि भाई कंपनी ये चीज़ें करने वाली है, आप देख लो, आप अप्रूव करो, आप आओ, ये मीटिंग होने वाली है, उसमें पार्टिसिपेट करो, बताया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो शेयर होल्डर्स के राइट को हमेशा वैल्यू करना है। एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, एजीएम्स होते हैं, वो एजीएम का पर्पस क्या होता है, वो यही होता है जहाँ पे शेयर होल्डर क्वेश्चन करता है बोर्ड से कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कैसा काम कर रहे हो, आप सही काम कर रहे हो नहीं कर रहे, सही रिजोल्यूशंस ला रहे हो नहीं ला रहे, ये जो मर्जर कर रहे हो क्यों कर रहे हो, ये प्रोडक्ट ला रहे हो क्यों ला रहे हो। वहाँ पे वो वोट भी डाल सकता है कंपनी के डिसीजन के लिए, राइट। एजीएम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फिफ्थ जो हमारा बनता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड लीगल कॉम्प्लायंस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। रेगुलेशंस मींस कंपनीज टू फॉलो स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, गवर्नमेंट, जब भी आप किसी कंट्री में काम करते हो वहाँ कुछ लीगल रूल्स होते हैं, कुछ लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं, राइट। और वो काम होता है, इस वाले मैकेनिज्म का यही काम है कि वो कहीं ना कहीं हम ये इंश्योर करना कि सब कुछ सही तरह से फॉलो हो रहा है, एंटी करप्शन के लॉ फॉलो हो रहे हैं, लेबर के स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरह से हो रही है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट। उसी से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी किसी ऑर्गेनाइजेशन की।
कोड ऑफ कंडक्ट, हर कंपनी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, मैंने ऑलरेडी कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाया भी हुआ है एथिक्स वाले सेक्शन में। तो कोड ऑफ कंडक्ट वो बनाने का पर्पस क्या है, वो यही है कि भाई कंपनीज उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे, एथिकल बिहेवियर रखे, कॉम्प्लाइंस रखे, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि जितने भी हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हमारे स्टेक होल्डर हो, शेयर होल्डर की मैं नहीं बात कर रहा, मैं एक स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, जिसका भी इंटरेस्ट है, राइट। वो प्रेस हो सकती है, वो पब्लिक हो सकती है, राइट, गवर्नमेंट हो सकती है, दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स टू एनी बिजनेस, राइट। तो उनको भी आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स देना इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के डिस्कशंस अपडेट करना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक अपडेट्स बताना उनको इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इसलिए आप देखोगे जब भी कोई कंपनी बड़ा मूव ले रही होती है ना, वो प्रॉपर एक प्रेस रिलीज करती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, बताती है लोगों को कि भाई देखो हम ये काम करने जा रहे हैं, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स पार्ट ऑफ योर मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सेवेंथ इज योर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। सिर्फ शेयर होल्डर को एंगेज नहीं करना है, स्टेक होल्डर्स को भी एंगेज करना है, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर से बियॉन्ड है, राइट। चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको बताना कि आप क्या पॉलिसीज बना रहे हो, कस्टमर्स को बताना, सप्लायर्स को बताना, कम्युनिटी में आप क्या कर रहे हो वो बताना। ट्रस्ट बिल्ड करता है ये सब चीज़ें। अगर आपके एम्प्लॉयज हैप्पी हैं तो आपके कस्टमर हैप्पी होते हैं, अगर ये दोनों हैप्पी हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस हैप्पी होता है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। आज के डेट में तो बहुत भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ताकि हम शॉर्ट टर्म विजन ना देखें कंपनी का, हम एक लॉन्ग टर्म विजन देखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट मैकेनिज्म जो हमारा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल। अभी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल क्या है? दिस इज एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म दैट डिसिप्लिन अंडर परफॉर्मिंग मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इफ अ कंपनी परफॉर्म्स पुअरली इट बिकम्स वनरेबल्स टू टेक ओवर। अब होता क्या है कि कुछ ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, कई बार ये आपकी कंपनी अब अच्छा नहीं कर रही, लेट से अंडर परफॉर्म कर रही है। अब वहां से क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? या तो आपका टेक ओवर हो जाएगा, दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर लेगी, राइट। या आप बैंकरप्ट भी हो जाते हैं कई बार कंपनीज, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका रिस्क, कहते हैं ना कि कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। इस मैकेनिज्म को इसलिए बनाया जाता है कि कंपनी हमेशा एक कंट्रोल्ड दायरे में काम करे, वो ऐसे रिस्क ना उठा ले जिस रिस्क के बाद कंपनी को ही उठना पड़ जाए, राइट। सो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी सीरीज को पसंद करते हो, मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू।